हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डीके सर। और हम कर रहे थे कलाम की जो 33 श्रेणी परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट सीरीज का जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में एनालिसिस कर रहे थे। वो भी किसके माध्यम से कर रहे थे? एमसीक्यू के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हम क्या कर रहे थे, कलाम रीट मेंस टेस्ट की बात करते हैं हम। कलाम रीट मेंस और टेस्ट की बात करें दोस्तों, तो टेस्ट कौन सा आपका? माइनर टेस्ट 12 की बात करते हैं। कौन सा टेस्ट आपका? माइनर टेस्ट 12। यदि सबसे पहले हम माइनर टेस्ट 12 के बारे में जाने तो ये कौन सा टेस्ट है? यदि हम टॉपिक वाइज टेस्ट की बात करें, टॉपिक वाइज टेस्ट की बात करें तो कौन सा टेस्ट आपका? लास्ट टेस्ट है, यानी कि आपकी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इसी टेस्ट के साथ। फिर आपका एक रिवीजन टेस्ट है जो आपके 9 से लेकर 12 तक का कॉमन टेस्ट है, जो आपके मेजर टेस्ट 3 के नाम से आएगा। फिर आपके 3 फाइनल टेस्ट होने वाले और एक आपकी प्री एग्जाम होने वाली, फिर आपकी एग्जाम हो जाएगी। तो माइनर टेस्ट 12 की सबसे पहले दोस्तों सिलेबस की बात करते हैं हम। इस सिलेबस का क्या कर रहे थे दोस्तों? हम एनालिसिस कर रहे थे। किसके माध्यम से? यानी कि एनालिसिस कर रहे थे, यानी कि विश्लेषण कर रहे थे। किसके माध्यम से कर रहे थे दोस्तों? एमसीक्यू के माध्यम से कर रहे थे। ठीक है, तो माइनर टेस्ट 12 की सिलेबस की बात करें तो आपको स्क्रीन पर एक बुकलेट दिख रही होगी, जो 33 श्रेणी परीक्षा टास्क आधारित टेस्ट सीरीज 1.0 2.0 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि हम लेवल की बात करें तो लेवल 1 के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लेवल 2 के अंदर भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चाहे आपके सब्जेक्ट की बात करें लेवल 2 से, चाहे साइंस में हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे आपके हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे आपकी इंग्लिश हो, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो टॉपिक का नाम, अपने इस बुकलेट का नाम क्या आपका? शिक्षण के अधिगम के नवाचार। और यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% आएगा। 100% आपके यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। बात करते हैं आपके माइनर टेस्ट 12 के अंदर, तो यहाँ पर कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? यहाँ से तो 19 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे माइनर टेस्ट 12 के अंदर। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके? 19 क्वेश्चन। ये तो एक सिलेबस का पता होना चाहिए कि कौन से सिलेबस से कितने क्वेश्चन आपके टेस्ट के अंदर पूछे जाएंगे, क्योंकि हमने टारगेट बना है कि हम सोमवार से लेकर शनिवार तक हम तैयारी करते हैं, एमसीक्यू के माध्यम से पाठ्यक्रम को पढ़ते हैं, और संडे को एक एग्जाम होता है, वो अपना एक टारगेट है। उसी टारगेट को लेकर आज तक हमने माइनर टेस्ट 11 तक का सिलेबस पूरा कंप्लीट किया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है। बहुत से दोस्तों को फायदा भी हुआ और आपके टेस्ट के अंदर बहुत से दोस्तों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला और सुधार भी हुआ उनके अंदर। क्वेश्चनों यानी वो नेगेटिव जाते थे, उनकी प्रैक्टिस कम थी, तो अपनी क्लासों के माध्यम से उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है, जो आपके काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, आपके जब से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई थी तब से अपने साथ जुड़े हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका ही होता है कि सर इस बुकलेट की पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? तो दोस्तों इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम पर डाल दी गई है, और टेलीग्राम का नाम आपको बताना चाहूँ मैं तो अपना इसी चैनल के नाम से, जिस चैनल से अपना यूट्यूब चैनल है पेपर एनालिसिस पॉइंट, इसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर ये बुकलेट जो स्क्रीन पर दिख रही है, इसकी बुकलेट की बिल्कुल क्लीन पीडीएफ आपको डाल दी गई है। आप पीडीएफ के माध्यम से पढ़ना चाहिए तो पीडीएफ के माध्यम से पढ़ सकते हैं। यदि आप इसका प्रिंट निकलवाना चाहिए तो प्रिंट निकलवा के आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी पढ़ने के बाद हमारे साथ एमसीक्यू एनालिसिस कीजिए, थ्योरी पढ़ने की बात कीजिए, फिर आप साथ साथ आंसर दीजिए, अपना आकलन कीजिए। यदि आपके सही आकलन हो रहा है, ठीक है, यदि हमें कोई त्रुटि लगे आपको, तो हम उसके अंदर, आपके अंदर यदि कोई त्रुटि आ रही है तो उसका सुधार करेंगे, यानी कि हम आपका निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से आपकी उस त्रुटि का हम सुधार करेंगे और उस त्रुटि को पहचानेंगे, और उस त्रुटि का सुधार कब करेंगे? हम उपचारात्मक परीक्षण के माध्यम से आपका उसमें सुधार करेंगे, नहीं एमसीक्यू के माध्यम से ये सारी चीज़ें आपको कवर होती जाएगी। आपका उसमें जो त्रुटि होगी उसका सुधार हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें आपकी त्रुटि आप कमेंट के अंदर बताओगे, उस कमेंट के आधार पर हम अपनी क्लास को उस लेवल के आधार पर बनाएंगे कि आपको वो चीज़ें आपको समझ में आए, जैसा कि हम पहले की क्लासों को बना रहे हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट को आगे की जो आपका जो पॉइंट होता है, उस पॉइंट की जो पहली क्लास होती है और आपकी जो आगे क्लास होती है, वो आपकी कमेंट के ऊपर निर्भर करती है, आपकी कमेंट के आधार पर बनाई जाती है, और उसी का बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों माइनर टेस्ट 12 की करंट अफेयर्स, जो अक्टूबर का करंट अफेयर्स के 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपकी। तो इसके 2 क्लास अपनी हो चुकी है, जिसमें हम योजनाएं पढ़ चुके हैं, कार्यक्रम पढ़ चुके हैं और अपने अभियान शुरू हो चुके हैं। जिन दोस्तों ने देखिए तो आप प्लेलिस्ट में अपने करंट अफेयर्स को भी साथ साथ पढ़िए, क्योंकि अक्टूबर का माह का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी सिलेबस की बात करें माइनर टेस्ट 12 की, आज हम आपके शिक्षण के अधिगम के नवाचार की अपनी पहली क्लास है। और देखो यहाँ पर जो आपके एमसीक्यू होंगे दोस्तों, इन एमसीक्यू का आधार क्या होगा? तो दोस्तों इन एमसीक्यू का आधार होगा, ये तो आपकी लास्ट टाइम जो 2022 की एग्जाम हुई थी आपकी, वहाँ से आपके पर्सन है आपके, ठीक है, यानी कि प्रेस चेयर पर्सन आज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी इस क्लास के अंदर। दूसरी जो आपकी फर्स्ट ग्रेड की है आपकी, तो फर्स्ट ग्रेड की जो एग्जाम हुई है जो आपकी आरपीसी स्तर पर होती है, लेकिन यहाँ के जो एमसीक्यू है आपके प्रेस चेयर क्वेश्चन, वह यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन टॉपिकों के माध्यम से, इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपका ये टॉपिक पूरा तैयार होने वाला है। जितना अच्छा लेवल पढ़ेंगे उतने अच्छे आपके टॉपिक तैयार होने वाले दोस्तों। तीसरा जो इसी फर्स्ट ग्रेड के साथ जो हम लाइब्रेरी बैच के अंदर थे, तो लाइब्रेरी बैच की बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इन एमसीक्यू की बात करें, शिक्षण के नवाचार की एक सीट दी गई थी, यानी सीट के क्वेश्चन होंगे आपके,
सेट के एमसीक्यू यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यानी ये अपने आधार है। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि यहाँ से आपके क्वेश्चन आपके पूछे गए सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कलाम के जो लाइब्रेरी बेस के क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और लास्ट टाइम आपके रीट 2022 में क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि आपके लास्ट टाइम में एक टॉपिक जुड़ा था तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे गए, तो वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों एक बेहतरीन सेशन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो हम एमसीक्यू करें, इन एमसीक्यू का जो करें दोस्तों, यहाँ की इनकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, इनकी पीडीएफ भी अपने इसी चैनल के ऊपर मिलेगी, टेलीग्राम के ऊपर। जो पीछे के सभी टॉपिकों को मिलती है, ये आज तक जो मिली है उसी चैनल के ऊपर आपको ये सारे के सारे मैटर आपको मिलने वाला है। और आप साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाना चाहो, बुकलेट यदि आपसे नहीं पढ़ी जा रही है, यदि बुकलेट के अंदर कुछ लैंग्वेज टफ है तो आप साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो अपने क्लास के माध्यम से। क्योंकि हम जो एमसीक्यू करें उस एमसीक्यू की पूरी व्याख्या के साथ करें, उसको डिटेल से समझ रहे, एक एक पॉइंट को, यहाँ की एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकता है, तो उस पॉइंट को क्वेश्चन के माध्यम से हर पॉइंट टू पॉइंट आप समझते जा रहे हैं। तो आप शॉर्ट नोट्स बनाना चाहो तो बना सकते हो, लास्ट टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएंगे। देखिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। REI है आपका, राजस्थान शिक्षा पहल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया आपका, इजी सा क्वेश्चन है वैसे देखें तो, लेकिन ये आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रीट वालों के लिए इंपॉर्टेंट। देखो आपकी बात करें राजस्थान एजुकेशन आपकी इनिशिएटिव की बात करें, यानी राजस्थान शिक्षा पहल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी असत्य कथन की बात कर रहा है। तो सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं हम, ऑप्शन देखते हैं। देखो REI का उद्देश्य शिक्षा में ICT समावेश और गुणवत्ता सुधार करना है। क्या उद्देश्य सही है इसका? तो बिल्कुल सत्य है आपका कि RE जो आपकी शिक्षा राजस्थान शिक्षा पहल है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? शिक्षा में ICT समावेश और आपकी गुणवत्ता में सुधार करना है, बिल्कुल राइट। REI को PPP मॉडल के तहत संचालित किया जा रहा है। ये क्वेश्चन आपके 2022 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो राजस्थान शिक्षा पहल है उसको कौन से मॉडल के तहत संचालित किया जा रहा है? आपका PPP यानी 3P आपके PPP मॉडल के तहत, तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। REI की कार्यधाराएं केवल नॉन ICT स्ट्रीम तक सीमित नहीं, ये गलत हो जाएगा। कार्यधाराएं की बात करें हम RE की, वो कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार कौन कौन सी होती है आपकी? आपको साथ साथ याद होनी चाहिए, दोनों प्रकार कौन कौन सी होती है आपकी? एक तो होती है आपकी ICT स्ट्रीम और दूसरी होती है आपकी नॉन ICT स्ट्रीम। नॉन ICT स्ट्रीम यानी दोनों प्रकार की होती है, केवल नॉन ICT स्ट्रीम तक सीमित नहीं होती, ICT स्ट्रीम भी होती है और नॉन ICT स्ट्रीम भी होती है, यानी एक आपका गलत हो जाएगा। REI के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोजेक्ट शिक्षा चलाया, बिल्कुल राइट। REI के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोजेक्ट शिक्षा चलाया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सत्य कथन है। तो हमें क्या पूछा था कि निम्न में से कौन सा असत्य कथन है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आराम से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों REI की। REI की बात करते हैं दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपको कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आपकी। तो आपकी राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव तो सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि REI की फुल फॉर्म क्या है? तो राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव इसकी फुल फॉर्म है। यदि हिंदी में बात करें तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका? राजस्थान शिक्षा पहल। राजस्थान शिक्षा पहल। इसकी बात करते हैं दोस्तों, इसकी बात करते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी, यानी ये प्रारंभ कब होता है ये कार्यक्रम? दोस्तों ये प्रारंभ होता है आपका जनवरी 2005 में। जनवरी 2005 में ये कार्यक्रम शुरू होता है। यानी क्वेश्चन आपके बेसिक तौर पर पूछे जा सकते हैं सीधा कि राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव की शुरुआत कब हुई थी? तो जनवरी 2005 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। सीधा क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। वर्तमान में इसको संचालित कौन कर रहा है, यानी संचालित किसके द्वारा किया जा रहा है आपका? संचालित की बात करें इसके तो किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है आपका? तो ये संचालित किया जा रहा है आपका स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा। स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा। तो सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव जिसका प्रारंभ आपके जनवरी 2005 के अंदर होता है उसको वर्तमान में कौन संचालित कर रहा है? तो ऑप्शन के अंदर आ सकता है आपका शिक्षा निदेशालय, स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर, ठीक है, अन्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, और ये आपका RSCERT आ सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका?
स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा संचालित है। तो ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? आपका स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा ही संचालित है। यहाँ पर बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों। इसका उद्देश्य जिस प्रकार से आपका ऑप्शन में दिया हुआ होगा, शिक्षा में ICT समावेश और गुणवत्ता में सुधार करना। कौन से मॉडल पर आधारित है? यदि ये पूछ ले कि REI कौन से मॉडल पर आधारित है, सीधा क्वेश्चन पूछे तो आपके TPP मॉडल पर आधारित है। कौन से मॉडल पर? TPP मॉडल पर आधारित है, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोजेक्ट शिक्षा के नाम से कंप्यूटर शिक्षा के लिए प्रोग्राम चलाया, ये भी याद कर लेना दोस्तों। प्रोजेक्ट शिक्षा के नाम से प्रोग्राम चलाया कंप्यूटर के अंदर, किसने? माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, उसके द्वारा चलाया गया है। तो ये भी साथ साथ याद करना। और हमें पूछा था असत्य कथन, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ये पूछे कि इसमें सहयोगकर्ता कौन थे। भाई ये प्रोग्राम चलाया गया तो इसमें सहयोगकर्ता भी थे, तो सहयोगकर्ता कौन कौन थे आपके, ये भी याद होना चाहिए आपको। तो सहयोगकर्ता की बात करें दोस्तों, यहाँ पर CII यानी भारत उद्योग परिसंघ, भारत उद्योग परिसंघ, ठीक है। इसके अलावा आपका GSCI यानी कि बात करें कौन सा हो जाएगा आपका, ग्लोबल ई स्कूल एंड कम्युनिटीज इनिशिएटिव, ये इनमें सहयोगकर्ता थी। इसके अलावा बात करें आपकी WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम किस सहयोग से चलाया जा रहा है। यहाँ में सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि RE किसके सहयोग से चलाया जा रहा है, यानी इसमें सहयोगकर्ता कौन है, तो आपके CII यानी कि बात करें भारत उद्योग परिसंघ, ठीक है। ग्लोबल ई स्कूल एंड कम्युनिटीज इनिशिएटिव, तीसरा आपका है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम, यानी 3 संस्थाएं जो इसमें इस कार्यक्रम को चलाने में सहायता कर रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या था, देखो हमारा असत्य कथन पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 3। बाकी यहाँ से आसपास के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको यहाँ पर करवाए गए दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। स्कूल इनोवेशन काउंसिल की बात करते हैं। SIC की शुरुआत कब की गई थी? 1 जून 2021 को, 1 जुलाई 2022 को, 15 अगस्त 2020 को, 5 सितंबर 2022 को। बताइए भाई राइट आंसर क्या होगा आपका। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्कूल इनोवेशन काउंसिल SIC इसकी शुरुआत हुई थी, कब हुई थी आपकी? 1 जुलाई 2022 को इसकी शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी बात करते हैं दोस्तों, इसी पर आधारित यानी स्कूल इनोवेशन काउंसिल के आधार पर, इसी के आधार पर एक कार्यक्रम चलाया गया था आपका, कार्यक्रम। और उस कार्यक्रम की बात करें, कार्यक्रम चलाया गया और इस कार्यक्रम का नाम क्या था दोस्तों? इसका नाम याद करना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो कार्यक्रम का नाम था आपका स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर प्रशिक्षण कार्यक्रम। स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर प्रशिक्षण कार्यक्रम। ये पूरा नाम भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, या इसका शॉर्ट नाम आएगा आपका SIATP। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्कूल इनोवेशन काउंसिल SIC के द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया, तो आपका स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी? 1 जुलाई 2022 को इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। इसके तहत बात करते हैं, सबसे पहले SIATP के तहत बात करें, शिक्षक कितने घंटे का प्रशिक्षण लेते हैं? शिक्षक की बात करते हैं आगे, शिक्षक प्रशिक्षण की बात करें हम, तो कितने घंटे लेते हैं दोस्तों? वो लेते हैं आपके 72 घंटे। कितने घंटे प्रशिक्षण करते हैं आपके? 72 घंटे प्रशिक्षण करते हैं। ये सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि इसी कार्यक्रम के तहत कितने शिक्षकों को कितने मॉडल प्रशिक्षण के लिए निर्धारित किए गए, यानी प्रशिक्षण मॉडल की बात करें आपके, प्रशिक्षण मॉडल कितने निर्धारित किए गए आपके? 5 निर्धारित किए गए। कितने निर्धारित किए गए आपके? 5 निर्धारित किए गए आपके। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्कूल इनोवेशन काउंसिल के द्वारा शिक्षण प्रशिक्षण के लिए शिक्षकों के लिए कितने मॉडल निर्धारित किए गए आपके? तो 5 निर्धारित किए गए। अब वो 5 कौन कौन से हैं देखो, यहाँ पर याद करना दोस्तों। पहला कौन सा आपका? पहला आपका देखो डिजाइन थिंकिंग और इनोवेशन, डिजाइन थिंकिंग और इनोवेशन।
दूसरे की बात करें दोस्तों आइडिया जनरेशन और आइडिया हेड होल्डिंग, आइडिया जनरेशन और आइडिया हेड होल्डिंग। होल्डिंग तीसरे की बात करें आपकी, तीसरा कौन सा आपका मॉडल, तो तीसरा आपका वित्त बिक्री, वित्त बिक्री या मानव संसाधन। चौथे मॉडल की बात करें तो चौथा कौन सा दोस्तों आपका, चौथा आपका बौद्धिक संपदा का अधिकार। बौद्धिक संपदा का अधिकार। और पांचवा कौन सा आपका, पांचवा आपका उद्यमिता और प्रोटोटाइप उत्पाद विकास। उद्यमिता और प्रोटोटाइप उत्पाद विकास। तो यहाँ पर सीधा पूछा जा सकता है कि 5 प्रशिक्षण मॉडल कौन से हैं, तो डिजाइन थिंकिंग और इनोवेशन, आइडिया जनरेशन और आइडिया हेड होल्डिंग, वित्त बिक्री या मानव संसाधन, बौद्धिक संपदा अधिकार, उद्यमिता और प्रोटोटाइप उत्पाद विकास। ये 5 प्रशिक्षण मॉडल निर्धारित किए गए किसके लिए, आपके शिक्षकों के लिए। प्रशिक्षण जो शिक्षक प्रशिक्षण घंटे हैं वो कितने निर्धारित किए गए आपके, 72 घंटे। कौन से कार्यक्रम चलाया गया था आपका, स्कूल इनोवेशन काउंसिल के तहत स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर प्रशिक्षण कार्यक्रम SIATP चलाया गया। इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी, 1 जुलाई 2022 को इसकी शुरुआत हुई थी। यदि इन सभी 5 मॉडलों के अंदर यदि कोई शिक्षक इन सभी के अंदर यदि 50% के उत्तीर्ण अंकों के साथ उत्तीर्ण होता है आपका, से उत्तीर्ण होता है, तो उन्हें क्या मिलेगा आपका, इनोवेशन एम्बेसडर के रूप में मान्यता दी जाएगी। किसके रूप में मान्यता दी जाएगी आपकी, तो उनको मान्यता मिलेगी किसके रूप में, इनोवेशन एम्बेसडर के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो ये था आपका पूरा कार्यक्रम, जिसका क्या लक्ष्य रखा गया था, क्या उद्देश्य था, वो सारी हमने इसके माध्यम से यहाँ पर जानने का प्रयास किया है दोस्तों। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका, जो आपका स्कूल इनोवेशन जो SIATP कार्यक्रम है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, छात्रों के नवस्वामी और सरल विचारों को विकसित करने, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए शिक्षकों की मार्गदर्शन क्षमता को मजबूत करने हेतु, जो शिक्षक है उन शिक्षकों की क्या करना, मार्गदर्शन हेतु मजबूत करना, यानी जो शिक्षकों की बात करते हैं, शिक्षकों की जो मार्गदर्शन क्षमता है उसको मजबूत करने हेतु ये कार्यक्रम चलाया गया था। यानी किसके लिए, बच्चों के लिए कार्यक्रम नहीं था आपका, किसके लिए था आपका, शिक्षकों के लिए था, यानी अध्यापकों के लिए कार्यक्रम या टीचर्स के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था। कब चलाया गया था आपका, 1 जुलाई 2022 को चलाया गया था। अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वो यहाँ से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पर देखो सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं कि कोई टफ क्वेश्चन पूछा जाएगा। सीधा ये पूछा जाएगा कि स्कूल इनोवेशन काउंसिल जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1 जुलाई 2022 को हुई। इसके अलावा ये पूछा जा सकता है यहाँ से कि स्कूल इनोवेशन काउंसिल के तहत कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था, तो SIATP कार्यक्रम चलाया गया था। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि SIATP कार्यक्रम के तहत शिक्षण प्रशिक्षण में शिक्षकों के लिए कितने घंटे प्रशिक्षण के निर्धारित किए गए, तो आपके 72 घंटे निर्धारित किए गए। शिक्षण प्रशिक्षण के अंतर्गत आपकी बात करें SIATP कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण मॉडल कितने निर्धारित किए गए, तो आपके 5 निर्धारित किए गए। यदि इन 5 निर्धारित मॉडलों के अंदर यदि कोई शिक्षक 50% से 7 न्यूनतम 50% उत्तीर्ण अंकों के साथ उत्तीर्ण होते हैं, तो उनको कौन सी मान्यता दी जाएगी, तो इनोवेशन एम्बेसडर के रूप में उन्हें जाना जाएगा, तो यहाँ भी मान्यता दी जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, जिस प्रकार के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पर सारे करवाने का प्रयास किया गया है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये अच्छे क्वेश्चन आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये देखिए आपका यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, और आज ये आपका कंप्लीट होने वाला है। SIQE देखो, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहले बात यहाँ पर गोल्डारा कर लेना, आपको क्या पूछा गया, आपको सत्य कथन पूछा गया। देखो लास्ट टाइम आपकी 2022 की बात करें दोस्तों, लास्ट ईयर 2022 की बात करें तो SIQE की फुल फॉर्म पूछी गई थी। ये फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि इजी क्वेश्चन आपका बनता है, सीधा क्वेश्चन पूछता है, तो आपकी फुल फॉर्म में आपको याद होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 22 में पूछी जा चुकी है, फर्स्ट ग्रेड 2025 में ये पूछी जा चुकी है, ठीक है। यानी कि इसकी फुल फॉर्म फर्स्ट ग्रेड 2025 के अंदर भी पूछी जा चुकी है, तो ये आपको याद ही होनी चाहिए। तो याद कर लें दोस्तों, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन
SIQA की फुल फॉर्म है, ठीक है, सीधा पूछा जाता है आपका। एक लहर की फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है, जो आगे आपके आ जाएगा। निष्ठा की फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है, जो भी आपके आगे आ जाएगा। ICT के अंदर एक शब्दावली शब्द दिया होगा आपको, यदि आपने बुक में देखी होगी तो वहाँ से फुल फॉर्म पूछी जाती है आपकी। तो यहाँ पर देखो बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन SIQE के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछा है। देखो SIQE कार्यक्रम वर्ष 2010-11 से में शुरू किया गया था, वर्ष 2010-11 में शुरू किया गया था। तो यहाँ पर पहला कथन क्या हो जाएगा आपका? देखो गलत हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज वाली बात क्या है दोस्तों, देखो आपका जो SIQE के तहत आपका CC कार्यक्रम है, आपका कौन सा CCE कार्यक्रम, वो आपके 2010-11 के अंदर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चला गया था। तो ये तो आपका नहीं होगा, क्योंकि 2015-16 के अंदर आपका चला गया था SIQE कार्यक्रम। तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। SIQE केवल माध्यमिक स्तर यानी कक्षा 9 से 12 में लागू किया गया था, बताओ भाई। तो कक्षा 9 से 12 में लागू किया गया था, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा आपका। कक्षा बात करते हैं सम्मिलित कार्यक्रम, प्रारंभ में सम्मिलित कार्यक्रम कक्षा 1 से 12 तक लागू किया गया था, कक्षा 1 से 12 तक। तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। देखो SIQE तो वर्ष 2015 में राजस्थान सरकार, यूनिसेफ व अन्य संस्थाओं के बीच OMU हुआ, बिल्कुल राइट। SIQE केवल निजी विद्यालयों में लागू किया गया था, नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। हमें क्या पूछा, सत्य कथन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से डिटेल से जानते हैं हम, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं हम, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है आपका। मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। देखो बात करते हैं हम आपकी SIQE की बात करते हैं आपकी। सबसे पहले तो लास्ट टाइम आपका पूछा गया था, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, यानी इसका पूरा नाम क्या है आपका? तो स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं हम। इसका फुल फॉर्म नाम है, अच्छे से आपको याद होना चाहिए, सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो इसी के तहत बात करते हैं सबसे पहले कि प्राथमिक विद्यालय मूल्यांकन के सतत और व्यापक प्रणाली के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राज्य की जो प्राथमिक विद्यालय में मूल्यांकन की सतत एवं व्यापक प्रणाली पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, इसी के तहत इसी कार्यक्रम को चालू लागू करने के लिए बात करते हैं। सबसे पहले राज्य सरकार की बात करते हैं दोस्तों, और इस राज्य सरकार ने क्या किया, आपकी जो आपकी प्राथमिक विद्यालय, कौन सा आपका प्राथमिक विद्यालय करते हैं दोस्तों। इन प्राथमिक विद्यालयों में मूल्यांकन की सतत और व्यापक प्रणाली, मूल्यांकन की सतत एवं व्यापक प्रणाली, यानी कि बात करें आपके CCE की बात करें आपकी, इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में क्या किया, लागू किया दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, के रूप में लागू। कौन से 70 में किया आपका? यदि 70 की बात करें आपकी, 70 था आपका 2010-11 में लागू किया गया। 10-11 में कहाँ पर लागू किया, ये आपको याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है आपका फर्स्ट ग्रेड के अंदर, तो कि जयपुर की 20 शहरी तथा अलवर जिले के 40 ग्रामीण विद्यालयों में लागू किया गया था। जयपुर जिले की जो 20 शहरी स्कूल, आपकी शहरी स्कूल, और अलवर जिला आपका, अलवर जिले की 40 ग्रामीण स्कूलों के अंदर ये प्रोजेक्ट लागू किया गया। कौन सा प्रोजेक्ट आपका? CCE प्रोजेक्ट लागू किया गया, यानी मूल्यांकन की सतत एवं व्यापक प्रणाली लागू किया गया। सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है यहाँ से, ठीक है। और इसी राज्य में CCE को प्रभावी क्रियान्वयन के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए वर्ष 2015-16 में सघन कार्यक्रम चलाया गया आपका, यानी इसको व्यापक कार्यक्रम को चलाया गया। ये व्यापक कार्यक्रम की बात करें तो कौन से सत्र में चलाया गया आपका? 2015-16 में चलाया गया। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। 2015-16 में SIQE का, इसके तहत आपका व्यापक कार्यक्रम चलाया गया, कौन सा? CCE का। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। यहाँ पर बात करें कौन सी विद्यालय के अंदर, यदि विद्यालय पूछे, अभी जैसे आपका ऑप्शन आया था एक पीछे, विद्यालय के अंदर कक्षा 1 से 12 तक, जो समन्वित विद्यालय आपके कक्षा 1 से 12 तक चलाया गया।
और जो आपके आदर्श विद्यालय यानी बात करें आदर्श विद्यालयों में कौन सी कक्षा के लिए चलाया गया आपका आदर्श विद्यालय, ये भी याद करना साथ साथ। यदि आदर्श विद्यालयों की बात करें तो आपकी कक्षा 1 से 5 तक चलाया गया था ये कार्यक्रम, कक्षा 1 से 5 तक। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सीधा पूछ ले, प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। आदर्श विद्यालय पूछा है या आपके समन्वित विद्यालय पूछा है, तो समन्वित विद्यालय की बात करें तो आपके कक्षा 1 से 12 तक चला गया SIQE कार्यक्रम यानी स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। और आदर्श विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक चला गया। कब चला गया आपका 2015-16 में चला गया था। किसको प्रभावी रूप से लागू करने के लिए, व्यापक की जो सतत और जो मूल्यांकन की सतत एवं व्यापक प्रणाली है CCE को प्रभावी रूप से लागू। सबसे पहले ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू हुआ था 2010-11 के अंदर, 60 स्कूलों के अंदर चला गया था। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है प्रेस्ट ग्रेड में, ठीक है, और आपके रेट में भी आ चुका है क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपकी बात करें, आपके पूछा जाता है इसका ध्येय वाक्य, यानी कि जो SIQ है इसका ध्येय वाक्य क्या है आपका। तो दोस्तों ध्येय वाक्य इसका आपका सब बच्चे सीख सकते हैं और सब शिक्षक पढ़ा सकते हैं। सब बच्चे सीख सकते हैं और सब शिक्षक पढ़ा सकते हैं। सब शिक्षक पढ़ा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, ये आपका इसका ध्येय वाक्य है। तो ये सारा आपका बात करते हैं किससे संबंधित है, आपका SIQE के संबंधित है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने की संभावना होती है। तो यहाँ पर सीधा पूछा जा सकता है, तो सीधा क्वेश्चन ये पूछेगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसका ध्येय वाक्य पूछा जा सकता है। फिर यह पूछा जा सकता है कि राज्य सरकार के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में CCE कार्यक्रम कब चलाया गया था, कौन से सत्र में चला गया था, तो 2010-11 में चला गया था। कौन से स्कूलों के अंदर, कौन से जिलों के अंदर चला गया था, ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है। जयपुर अलवर के अंदर चला गया था, ठीक है। और कितने स्कूल के अंदर चला गया था 60। और आपके SIQE है वो व्यापक स्तर पर कब चला गया आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये है आपका, ये लास्ट टाइम पूछा गया था आपका 2022 के अंदर, 2015-16 में चला गया था। कब चला गया था आपका 2015-16 में चला गया था SIQE कार्यक्रम, ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो इसी के साथ अपना आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसकी पूरी व्याख्या हमने की है, बहुत ही व्यापक से इसको समझने का प्रयास किया है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये लीजिए आपका आ गया क्वेश्चन, राजस्थान में CC यानी कंटिन्यूस एंड कंप्रेसिव एवोल्यूशन को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस वर्ष लागू किया गया, तो पूछ लिया गया आपका। देखो यहाँ पर कि मूल्यांकन का सतत एवं व्यापक प्रणाली CCE को कब लागू किया गया, सीधा क्वेश्चन पूछा गया आपका। 2008-9 के अंदर था, 2010-11 के अंदर था, 2012-13 के अंदर था, 2015-16 के अंदर था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया था आपका 2010-11 के अंदर। कितने स्कूलों के अंदर ये लागू हुआ था आपका, स्कूल की बात करें तो आपके 60 स्कूलों में लागू हुआ था ये, जिसमें आपकी 20 स्कूल कहाँ की थी, आपकी जयपुर जिले की थी। और 40 स्कूल कौन से जिले की थी, आपकी अलवर जिले की थी। जयपुर जिले की कौन सी थी, आपकी शहरी स्कूल थी। और अलवर जिले की कौन सी स्कूल थी, आपकी ग्रामीण स्कूल थी, ठीक है। और वही बात करें 2015-16 से कौन सा कार्यक्रम लागू हुआ आपका SIQE यानी आपकी स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन लागू हुआ आपका कब, 2015-16 से लागू हुआ। कक्षा की बात करें आपकी कक्षा 1 से 12 तक। तो याद करना दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन बार बार, सीधा एक उद्देश्य पूछा जा सकता है और यहाँ से कोट वाला क्वेश्चन भी बन सकता है, जैसे कि आपका क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए बात करते हैं दोस्तों, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन कि SIQE यानी स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन को प्रारंभ में केवल समन्वित विद्यालयों में लागू करने के कौन कौन से उद्देश्य सही है। समन्वित विद्यालय यानी समन्वित विद्यालय की बात करें तो कक्षा 1 से 12 तक, कक्षा 1 से 12 तक लागू किया गया, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में व्याख्या के साथ पढ़ा है। यानी कौन कौन से उद्देश्य सही है, ये हमें पूछा है। संस्था प्रदान जैसे वरिष्ठ पद की उपलब्धता से सशक्त नेतृत्व मिलना, बिल्कुल राइट। यानी जो संस्था प्रदान जैसे वरिष्ठ पद, यानी आपके सेकंड ग्रेड अध्यापक की बात करता है, वरिष्ठ पद वही होता है आपका, कि उपलब्धता से सशक्त नेतृत्व मिलता है, बिल्कुल सत्य है आपका। बेहतर आधारभूत सुविधा की उपलब्धता, यह भी आपका इसका प्रमुख उद्देश्य है। आदर्श व समन्वित विद्यालयों को संदर्भ विद्यालय के रूप में स्थापित करना, यानी जो आदर्श विद्यालय, जो आपने देखा कि आदर्श विद्यालयों कक्षा 1 से 5 तक ये कार्यक्रम लागू किया गया था, और आपके समन्वित विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक ये कार्यक्रम लागू हुआ था, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा 2015-16 के अंदर। तो यहाँ पर देखो आदर्श और जो समन्वित विद्यालय को संदर्भ विद्यालय के रूप में स्थापित करना, इसका प्रमुख उद्देश्य था किसका, SIQE का। तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों के शैक्षिक स्तर को कक्षा स्तर के अनुरूप लाना, जो बच्चों का जो शैक्षिक स्तर है उनको किस अनुरूप लाना, कक्षा स्तर के अनुरूप लाना भी किसका उद्देश्य है, आपका SIQE का उद्देश्य है। तो चारों के चारों इसके उद्देश्य हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, केवल 1 2 3 नहीं, केवल 1 2 1 3 4 नहीं, केवल 2 3 4 नहीं, 1 2 3 4, तो सारे के सारे ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका।
तो याद कर लें दोस्तों कौन कौन से उद्देश्य हैं आपका। देखो, संस्था प्रदान जैसे वरिष्ठ पद की उपलब्धता को सशक्त या नेतृत्व मिलना, बेहतर आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता SIQE का प्रमुख उद्देश्य है। आदर्श और आपके जो समन्वित विद्यालय को संदर्भ विद्यालय के रूप में स्थापित करना। ये क्वेश्चन आपका सीधा भी पूछा जा चुका है फर्स्ट ग्रेड के अंदर कि SIQE के किन स्कूलों को संदर्भ विद्यालय के रूप में स्थापित करना है, तो आदर्श और समन्वित विद्यालय को। ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है सीधा डायरेक्ट। और चौथा उद्देश्य आपका बच्चों के शैक्षिक स्तर को कक्षा स्तर के अनुरूप लाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये देखिए आपका SIQE यानी स्टेट इनिशिएटिव क्वालिटी एजुकेशन कार्यक्रम में कौन से तत्व समन्वित रूप से लागू किए जाते हैं। कौन से तत्व समन्वित रूप से लागू किए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि SIQE कार्यक्रम है कब चलाया गया आपका, कब चला। तो ये चला था आपका 2015-16 में। जैसा कि हम पीछे क्वेश्चन को करते आ रहे हैं, तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे गए आपके SIQE से, तो सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ करवा रहा हूँ मैं। देखो कौन से तत्व समन्वित रूप से लागू किए गए। ABL कक्ष, CCP और CCE। केवल CCE, केवल ABL, केवल CCP। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सभी लागू किए गए। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो बात करते हैं आपके SIQE स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं दोस्तों। 2015-16 में चलाया गया एक समन्वित कार्यक्रम है। कैसा कार्यक्रम है आपका, 2015-16 में चलाया गया एक समन्वित कार्यक्रम है। समन्वित कार्यक्रम है, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर बात करें कौन से तत्व सम्मिलित है, तो 2 प्रकार के तत्व, इसको 2 भागों में बांटा गया आपके। कौन कौन से में, ये तो देखो आपका ABL और आपके CCP को एक साथ लिया गया, और दूसरा बांटा गया आपका CCE। यानी कि बात करें ABL बात करें तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ये आपकी फुल फॉर्म भी पूछी जा चुकी है एग्जाम के अंदर, तो यहाँ पर याद कर लें दोस्तों, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ठीक है। यानी गतिविधि आधारित शिक्षण, हिंदी में बात करें तो गतिविधि आधारित शिक्षण, दूसरा आपका CCP यानी आपकी बात करें चाइल्ड सेंट्रेड पेडागोजी। दूसरे पेन से लिख देता हूँ आपको, पहला हो गया। दूसरा कौन सा हो गया आपका, चाइल्ड सेंट्रेड, स्पेलिंग देख लेना भाई। पेडागोजी की बात करते हैं हम, पेडागोजी की बात करें यानी कि बात करें आपकी बाल केंद्रित शिक्षण, किस पर आधारित है ये आपके, बाल केंद्रित शिक्षण पर आधारित शिक्षण। और CCE का आपको सभी को पता है सतत व व्यापक मूल्यांकन, यानी बात करें कंटिन्यूस एंड कंप्रेसिव इवैल्यूएशन, कंटिन्यूस एंड कंप्रेसिव इवैल्यूएशन इन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो कौन कौन से तत्वों को शामिल किया गया दोस्तों, ABL यानी आपकी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को शामिल किया गया, CCP यानी आपके चाइल्ड सेंट्रेड पेडागोजी को शामिल किया गया, यानी बाल केंद्रित शिक्षण को इसके अंदर सम्मिलित रूप से लागू किया गया, CCE को लागू किया गया, यानी बात करें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को लागू किया गया, यानी सभी आपके शामिल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। याद करना, इनकी फुल फॉर्म भी सीधी पूछी जाती है। CCE की फुल फॉर्म पूछ ली गई है आपकी, ABL और CCP ABL की फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो याद कर लेना दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देखो SIQE कार्यक्रम में CCP यानी बात करें चाइल्ड सेंट्रेड पेडागोजी एंड ABL यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग तथा CCE यानी बात करें कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात करें को समन्वित रूप से लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रत्येक बच्चों को सीखने के स्तर, गति और रुचि के अनुसार शिक्षण व मूल्यांकन करना। दूसरा ऑप्शन देख रहा है केवल परीक्षाओं को अंक आधारित मूल्यांकन को लागू करना, नहीं। शिक्षा केंद्रित, देखो शिक्षा केंद्रित तो लागू नहीं करना है आपका। देखो हमने देखा था आपका CCP यानी आपके बाल केंद्रित शिक्षण, तो ये वैसे गलत हो जाएगा।
विद्यालय प्रशासन को केंद्रित करना, बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। सारे ऑप्शन कट रहे हैं यदि आपको इनकी फुल फॉर्म पता है तो। यदि आपको फुल फॉर्म पता है तो आराम से ये सारे ऑप्शन कर जाएंगे। देखो जो प्रत्येक बच्चे को की सीखने की स्तर, गति और रुचि के अनुसार शिक्षण को मूल्यांकन करना है, किसका उद्देश्य है आपका SI कार्यक्रम के अनुसार इन सभी को लागू किया गया। इन CCP को, ABL को तथा CCE को सम्मिलित रूप से लागू करने का मुख्य उद्देश्य रखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। बाल केंद्रित शिक्षण यानी CCP यानी बात करें, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी की बात करें यानी बाल केंद्रित शिक्षण की बात करें, और गतिविधि आधारित शिक्षण यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात करें कि निम्न विशेषताओं में से कौन सी सही है। इन दोनों की विशेषता पूछी गई है, जो मैंने 2 भागों में बांटा था। देखो अच्छा क्वेश्चन है सारा, पॉइंट टू पॉइंट, एक एक पॉइंट से मैंने जितने क्वेश्चन बने वो सारे ढूंढ के आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पर। तो देखो दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षण CCP और गतिविधि आधारित शिक्षण ABL को निम्न विशेषताओं में से कौन से सही है? बताओ भाई। बच्चों को पहल करने का अवसर देना, बिल्कुल। बच्चों को क्या देना? पहल करने का अवसर देना, बिल्कुल इनकी विशेषता है। करके सीखने पर जोर देना, देखो करके सीखने पर जोर देना भी किसका उद्देश्य है? आपका CCP और आपके बाल केंद्रित शिक्षण और आपके गतिविधि आधारित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है, यानी प्रमुख विशेषता है, बिल्कुल राइट। केवल शिक्षक केंद्रित शिक्षा अपनाना, बिल्कुल नहीं। कैसी शिक्षा अपनाना? आपका बाल केंद्रित शिक्षा अपनाना है, बाल केंद्रित शिक्षा अपनाना इसकी विशेषता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। आकलन को सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में शामिल करना, जो आकलन कर रहे हो यानी कि आप मापन कर रहे हो, जैसे आपके मूल्यांकन कर रहे हो, तो उसको आकलन को सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में शामिल करना, ये भी आपकी CCP और आपकी गतिविधि आधारित ABL की विशेषताओं में शामिल किया गया है। तो बिल्कुल राइट सत्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1, 2 और 4 सत्य है। तो 1, 2, 4 कौन से ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। साथ ही ये भी याद कर लेना यहाँ पर कि आपका जो बाल केंद्रित शिक्षण CCP और आपका ABL है, किसको आधार प्रदान करता है? आपका NCF 2005 को, यानी NCF 2005 भी आपके अंदर इसका उल्लेख किया गया कि इसका बाल केंद्रित यानी शिक्षण और आपके गतिविधि आधारित शिक्षण का उल्लेख किया गया कक्षा 1 और 2 के लिए। ABL कक्षा किसके लिए स्थापित किए जाते हैं? अभी कक्षा 1 और 2 के लिए स्थापित किए जाते हैं। आप सभी को पता है, जैसे कि आपको पढ़ रहे हो, अपनी थ्योरी पढ़ी होगी, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो NCF 2005 की रूपरेखा के अंदर ये काम आते हैं दोस्तों, दोनों की दोनों। तो ये सारी विशेषताएं हैं आपकी। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 सही हो जाएगी, क्योंकि 3 गलत है। शिक्षक केंद्रित नहीं है, आपकी कैसी है? बाल केंद्रित शिक्षण को अपनाना है, इनका प्रमुख उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका। ABL कक्षा में संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? बताओ भाई, कौन सा कथन असत्य है? कक्षा का सबसे बड़ा कक्ष 16x20 का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? कक्षा का जो सबसे बड़ा कक्ष है 16x20 की न्यूनतम साइज का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल राइट। ये तो बिल्कुल सत्य है। दीवारों पर अंग्रेजी और हिंदी वर्णमाला पट्टी नहीं लगाई जाती। दीवारों पर देखो हिंदी और अंग्रेजी वर्णमाला की पट्टी लगाई जाती है, यहाँ पर दे रखा नहीं लगाई जाती। आपने देखा होगा कक्षा 1 और 2 की बात करते हैं हम, आपके कक्षा 1 व 2 की। तो इन्हीं के लिए क्या स्थापित किया जाता है? आपका इन्हीं के लिए स्थापित किया जाता है कौन सा? आपका ABL कक्ष, यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कक्ष है आपका। कौन सी कक्षा के लिए स्थापित किया जाता है? कक्षा 1 और 2 के लिए लिखा जाता है। आपने स्कूल के अंदर देखा होगा, सरकारी स्कूल के अंदर, ये आप कक्षा के अंदर जाओगे, पहली कक्षा के अंदर, तो एक दीवार के ऊपर आपकी ABCD लिखी होगी, इधर आपके कक्के गड्ढे लिखे होंगे, ऊपर चित्र बने होंगे 5, इधर एक चित्र बना होगा जिसमें 5 अंग होंगे आपके शरीर के। इस प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं आपके, ठीक है। पूरी कक्षा को सजाया जाता है। हिंदी के अंदर होता है आपका, इंग्लिश के अंदर, दोनों के अंदर होता है, ठीक है। बारकड़ी होती है, कबूतर जैसे कक्का से कक्का होता है आपका। इसके अलावा आपका इंग्लिश में ABCD लिखी हुई होती है, वर्णमाला लिखी होती है आपकी। तो ये सारे कौन सी कक्षा के अंदर होती है? आपके कक्षा 1 और 2 के अंदर। तो देखो दोनों पट्टियाँ लिखी होती है आपकी। दीवारों पर अंग्रेजी और हिंदी वर्णमाला की पट्टी नहीं लगाई जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। और हमें ऐसा तक तो पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्यामपट्ट की बात करें, जो आपका ब्लैक बोर्ड है उसको श्यामपट्ट बोलते हैं। श्यामपट्ट 3 फीट की ऊंचाई तक बनाई जाती है। कितनी फीट की ऊंचाई तक बनाई जाती है? ABL कक्ष के अंदर 3 फीट की ऊंचाई पर बनाई जाती है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य है। बिंदु पट्ट पर निशानों को जोड़कर विभिन्न आकृतियां बनाई जाती है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि विभिन्न आकृतियां बनाई जाती है दीवारों के ऊपर, आपने देखी होगी। तो बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका राइट आंसर हो जाएगा असत्य कथन पूछा था, तो दीवारों पर अंग्रेजी और हिंदी वर्णमाला की पट्टियां बनाई जाती है, इसमें ऑप्शन दे रखा नहीं लगाई जाती, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपके पूछे गए ABL कक्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये देखो अच्छा क्वेश्चन आपका। लहर लास्ट टाइम आपके 2022 में इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। लहर का फुल फॉर्म क्या है? लहर का फुल फॉर्म क्या है? तो बताओ भाई। लर्निंग
इनहेंसमेंट एक्टिविटी इन राजस्थान, लर्निंग इनहेंसमेंट एक्टिविटी इन सॉरी राजस्थान, लर्निंग एजुकेशन एंड होलिस्टिक एकेडमिक रिसोर्स, लीडरशिप इनहेंसमेंट एक्टिविटी इन राजस्थान, लर्निंग इनोल्यूशन एंड ह्यूमन एक्टिविटी रिसोर्स। बताओ भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसकी लहर की फुल फॉर्म क्या है आपकी, तो लर्निंग इनहेंसमेंट एक्टिविटी इन राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए का आपका राइट आंसर हो जाएगा। लहर कक्ष की बात करें, लहर कक्ष की बात करें कौन सी कक्षा के लिए चलाया गया था आपका, सबसे पहले तो बात करते हैं किस पर आधारित था ये, आधारित किस पर था आपका, करके सीखने पर। जो कार्यक्रम था किस पर आधारित था आपका, करके सीखने पर आधारित था, सीखने पर, ठीक है। यानी जो आपका लहर कक्ष है आपका आधारित की बात करें तो करके सीखने पर आधारित था। बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका। सबसे पहले बात करें कौन सी कक्षा के लिए चलाया गया था ये लहर कक्ष, कक्षा की बात करें तो कक्षा 1 से 5 तक। कौन सी कक्षा के लिए चलाया गया था आपका, कक्षा 1 से 5 तक चलाया गया था। लहर कार्यक्रम के प्रमुख घटक पूछे जाते हैं आपके, कार्यक्रम के घटक। यहाँ से फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया आपका, फर्स्ट ग्रेड में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्त। तो लहर कार्यक्रम के घटक की बात करें तो कौन कौन से घटक है, तो यहाँ पर देखो लेडर चार्ट आपको पता होना चाहिए, लेडर चार्ट, ठीक है। माइलस्टोन, माइलस्टोन। तीसरे घटक की बात करें गतिविधि कार्ड, गतिविधि कार्ड। चौथा कौन सा आपका दोस्त, चौथा आपका है फ्लैश कार्ड, फ्लैश कार्ड। और पांचवा आपका कौन सा, आपका पांचवा है आपका समूह कार्ड। छठा कौन सा आपका, छठा है दोस्तों आपका लोगो गतिविधि। और अंतिम था आपका कौन सा, मौसम चार्ट। तो सीधा पूछा गया है कि लहर कार्यक्रम का घटक निम्न में से कौन सा नहीं है, ये आपका फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें से 3 आपके दिए हुए थे, फ्लैश कार्ड, माइलस्टोन, मौसम कार्ड, ठीक है, और समूह कार्ड। और इनमें से एक आपका दिया हुआ था अलग। तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, उसमें राइट आंसर होता आपका ऑप्शन दिए हुए थे, उस हिसाब से आपका क्वेश्चन था। तो कोट वाला क्वेश्चन था यहाँ से लहर का कार्यक्रम घटक का, फर्स्ट ग्रेड के अंदर अभी पूछा गया 2025 के अंदर। तो आपको इन चीज़ों को याद होना चाहिए, अपडेट होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो कौन सी कक्षा के लिए चला गया था आपका, कक्षा 1 से 5 तक। और आपकी ABL कक्षा है वो किसके लिए स्थापित किया गया था, कक्षा 1 और 2 के लिए। तो दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। यहाँ की फुल फॉर्म सबसे ज़्यादा पूछी जाएगी दोस्तों, फुल फॉर्म आपको याद ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, निम्न में से कौन से तत्व सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE के मुख्य अंग है। बताओ भाई CCE के मुख्य अंग है, ये आपको बताना है। यानी जो आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है उसके कौन कौन से अंग है ये आपको बताना है। यानी कंटिन्यूस एंड कंप्रेसिव इनोवेशन की बात कर रहा है यहाँ पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, देखिए क्या दे रखा आपका, विद्यार्थी के सभी शैक्षिक और शैक्षिक पहलुओं पर ध्यान देना इसका प्रमुख अंग है। बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्य रखा गया, विद्यार्थी के सभी शैक्षिक और शैक्षिक पहलुओं पर ध्यान देना CCE का मुख्य अंग है, यानी मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। तो बिल्कुल राइट है, पहला तो आपका आएगा। केवल परीक्षा आधारित अंक प्रदान करना, तो केवल परीक्षा आधारित अंक प्रदान करना CCE का मुख्य उद्देश्य नहीं है। देखा कि हमने देखो पीछे एक क्वेश्चन आया था, उसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपका दूसरा क्वेश्चन देखो उसी से संबंधित क्वेश्चन आपका पूछा गया है। देखो निरंतर और आवधिक मूल्यांकन करना, बिल्कुल देखो सतत पहलू होता है आपका CCE के अंदर, एक होता है आपका व्यापक पहलू। तो सतत पहलू के अंदर निरंतर और आवधिक मूल्यांकन करना होता है, किसके अंदर, CCE के अंदर मुख्य अंग है। तो बिल्कुल राइट, ये भी आपका है। आवश्यकता अनुसार फीडबैक और मार्गदर्शन प्रदान करना भी किसका मुख्य अंग है, CCE यानी आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य अंग है। तो बिल्कुल राइट, ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। तो कौन सा नहीं राइट आंसर हो जाएगा, देखो दूसरा कैंसिल हो रहा है आपका, 2 नहीं होगा तो इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है। यहाँ पर देखो आपका 1 3 4 होगा, और इसमें आ रहा है आपका 1 3 4 2 आ रहा है, 2 बार क्वेश्चन आ गया, या इसमें 1 2 3 4 कर लेना, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 3 4 इसमें सम्मिलित होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 राइट, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है क्वेश्चन के ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों।
अच्छा, ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया कि कौन से तत्व सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसी का मुख्य अंग है। तो यहाँ पर देखो इस ऑप्शन को तो सुधार लेना 1 2 3, और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1 3 4। विद्यार्थियों के सभी शैक्षिक और शैक्षिक पहलुओं पर ध्यान देना, परीक्षा आधारित अंक नहीं है इसमें, निरंतर और आवधिक मूल्यांकन करना, और आवश्यकता अनुसार फीडबैक और मार्गदर्शन प्रदान करना इसका प्रमुख अंग है किसका, सीसीई का। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये देखिए आपका सीसीई में सतत पहलू का मुख्य आशय क्या है। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइब्रेरी वेज सीट का क्वेश्चन नहीं है आपका। तो सीसीई में सतत पहलू का मुख्य आशय क्या होता है। केवल बार बार परीक्षा लेना नहीं, केवल बार बार परीक्षा लेना नहीं, ठीक है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान निरंतर अवलोकन करना तथा आवश्यकता अनुसार फीडबैक और मार्गदर्शन प्रदान करना ही सीसीई में सतत पहलू का मुख्य आशय है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन आपको पूछा गया ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों आपके सीसी जो आपके सतत पहलू की बात करते हैं, आपकी किसकी बात करते हैं। फर्स्ट आपका ये तो व्यापक पहलू होता है, सीसी को 2 भागों में बांटा गया आपका। तो यहाँ पर बता देता हूँ मैं, आपका जो सीसी है ना दोस्तों, इसको 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 2 भागों में बांटा गया है। ये तो आपका सतत पहलू और दूसरा आपका व्यापक पहलू, व्यापक पहलू, ठीक है। 2 भागों में बांटा गया। और सतत पहलू की बात करें आपके जो कंटिन्यूस एक्सेप्ट बात करें आपकी, इंग्लिश में याद करना चाहो आप तो कंटिन्यूस एक्सेप्ट की बात करें आपकी, तो इनको 2 भागों में बांटा गया। कैसा होता है आपका सतत पहलू, ये तो होता है आपका निरंतर है। कैसा होता है आपका निरंतर, यानी कंटिन्यूअल, कंटिन्यूअल होता है। और कैसा होता है आपका आवधिक होता है, आवधिक होता है, यानी आपकी पीरियोडिकली, ठीक है। तो सतत पहलू कितने प्रकार का होता है दोस्तों, 2 प्रकार का होता है, ये तो निरंतर और आवधिक, ठीक है। और इसके अंदर मुख्य आशय क्या है आपका सतत पहलू का, सतत पहलू का मुख्य आशय क्या आपका, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया के दौरान निरंतर अवलोकन करना तथा आवश्यकता अनुसार फीडबैक और मार्गदर्शन प्रदान करना इसका मुख्य आशय है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरी बात करें आपके जो व्यापक पहलू दे रखा है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, इसके अंदर देखो तकनीकी विकास दे रखा है आपका। जो छात्र है उनका तकनीकी विकास के बारे में साधना आज से बात करें तो व्यापक पहलू के अंदर क्या विषय है आपका, कि क्या उद्देश्य रखा गया है। तो विद्यार्थियों का तकनीकी विकास किसको आधार माना गया, आपके तकनीकी विकास को आधार माना गया किसके अंदर, व्यापक पहलू के अंदर। यानी समझने वाले क्वेश्चन थे दोनों के दोनों। तो सीसीई की फुल फॉर्म याद कर लेना दोस्तों, ये तो साफ साफ थोड़ा लिखने में थोड़ी सी बात करें, ऐसा पेन अपना थोड़ा सा स्पष्ट नहीं लिखा जाता है इस पेन से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, ये भी आपका देखो, आधार रेखा मूल्यांकन में निम्न में से कौन से कथन सही है। आधार रेखा मूल्यांकन में निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है, ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है। देखो 70 के बच्चों में 70 के प्रारंभ में बच्चों के अधिगम स्तर को जानना आधार रेखा मूल्यांकन का आधार है, बिल्कुल राइट। तो 70 के जो प्रारंभ होगा, 70 जब भी बच्चा स्कूल में आएगा तो बच्चों के अधिगम स्तर को जानना पहला प्राथमिकता है, आधार रेखा मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल राइट। और इस आकलन का प्रारंभ कब से होता है भाई, इस जो आकलन है मूल्यांकन, इसका प्रारंभ कब से होता है, यानी प्रारंभ कौन सी कक्षा से होता है आपका, प्रारंभ होता है आपका कक्षा 2 से। कक्षा 2 से आगे कोई भी कक्षा हो सकती है आपकी, 12वीं तक कक्षा हो सकती है, लेकिन इसका प्रारंभ है आपका कक्षा 2 तक, ठीक है। केवल विद्यार्थियों को अंक देना, देखो केवल विद्यार्थियों को अंक देना आधार रेखा मूल्यांकन का संबंध में सही नहीं है आपका, यह गलत हो जाएगा आपका। शिक्षक द्वारा आकलन के आधार पर 2 समूह बनाना, बिल्कुल। कितने समूह बनाना, 2 समूह, यानी समूह 1 के अंदर बात करते हैं कौन से आएंगे आपके, समूह 2 के अंदर क्या आएंगे। यानी शिक्षक के आधार पर समूह कितने बनाते हैं आपके, 2 बनाते हैं। समूह 1 में वे बच्चे जो कक्षा स्तर के अनुरूप दक्षता रखते हैं, वे बच्चे जो कक्षा स्तर के अनुरूप दक्षता रखते हैं, वो कौन से समूह के अंदर आएंगे आपके, समूह 1 के अंदर। और समूह 2 की बात करें, समूह 2 में कौन से आएंगे फिर आपके, समूह 2 वे बच्चे जो कक्षा स्तर से न्यून दक्षता रखते हैं, कक्षा स्तर से न्यून दक्षता रखते हैं। तो इन्हीं के लिए आपके जो न्यून कक्षा रखते हैं ना, इन्हीं के लिए आपके बाल केंद्रित गतिविधि आधारित यानी सीसीई, हमने देखा आपका सीसीएल, और आपके लिए एबीएल कक्षा स्थापित किया जाएगा इन्हीं कक्षाओं के लिए।
ठीक है। और अतिरिक्त कार्य इन कक्षाओं को समूह एक में लाना मुख्य लक्ष्य होगा। कौन से समूह सेकंड को, क्योंकि इनकी न्यून दक्षता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन सकता है, ये थोड़ा समझने वाली बात है दोस्तों, समझना। देखो बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित शिक्षण न्यून दक्षता वाले बच्चों को समूह एक में लाना है, बिल्कुल राइट। इन्हें जो समूह सेकंड है, इन दक्षताओं के माध्यम से जो बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित शिक्षण से न्यून दक्षता वाले बच्चों को किसके अंदर लाना है, इन बच्चों को समूह एक के अंदर लाना है, यानी चौथा ऑप्शन इसकी पुष्टि करता है। तो ये भी आपका सत्य है। तो हमें क्या पूछा था, कौन सा कथन आपके आधार का मूल्यांकन से संबंधित है, तो आपका पहला है, तीसरा है, चौथा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है। तो आधार रेखा आकलन हेतु 70 के प्रारंभ में 15 से 20 दिन बच्चों के साथ पूर्व की कक्षाओं को दोहराए कार्य करवाने के पश्चात एक आधार रेखा टूल द्वारा बच्चों का आकलन किया जाता है। यानी जब भी स्कूल खुलती है ना, आपकी स्कूल खुलते ही आपकी 15 से 20 दिन आपकी पिछली कक्षा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। उनका एक आधार रेखा मूल्यांकन के एक चार्ट बनाया जाता है। तो इनसे किसके माध्यम से होता है आपका, इस आधार रेखा मूल्यांकन के बोला जाता है उसको। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, देखिए, निम्न में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम के क्रमवार विभाजन के संदर्भ में असत्य है। पाठ्यक्रम जो आपका, तो पाठ्यक्रम के क्रमवार विभाजन के संदर्भ में असत्य है, यह हमें क्वेश्चन पूछा गया। कौन सा असत्य है भाई, बताओ भाई, राइट आंसर क्या जगह आपका। शिक्षण सत्र को 3 टर्म में विभाजित किया गया, बिल्कुल राइट। शिक्षण सत्र को कितने टर्म में विभाजित किया गया आपका, 3 टर्म में विभाजित किया है, बिल्कुल सत्य है। बात करते हैं आपके, देखो टर्म 1 के अंदर बात करते हैं, टर्म 1, टर्म 2 और टर्म 3, यानी ऐसे 1 यानी प्रथम योगात्मक आकलन, द्वितीय योगात्मक आकलन और तृतीय योगात्मक आकलन किया जाता है, बिल्कुल राइट। प्रत्येक टर्म के अंत में योगात्मक आकलन ऐसे होता है, बिल्कुल राइट। पहला टर्म होगा, उसके बाद आपका योगात्मक आकलन फर्स्ट होगा, फिर दूसरा टर्म हुआ तो योगात्मक आकलन 2 होगा, फिर तीसरा टर्म हुआ, फिर आपके योगात्मक आकलन 3 होगा, बिल्कुल राइट। पोर्टफोलियो का संधारण केवल टर्म 3 में किया जाता है, नहीं, पोर्टफोलियो का जो संधारण है केवल टर्म 3 में नहीं किया जाता, ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। असत्य कथन, प्रत्येक टर्म के दौरान निरंतर रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। जैसे आपका टर्म 1 हुआ, उसका बाद निरंतर रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। टर्म 2 हुआ, उसके बाद रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। टर्म 3 हुआ, उसके बाद आपके रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। तो ये भी आपका सत्य है। हमें पूछा है कि असत्य कथन, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं कि टर्म जो बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 गलत क्यों हुआ, तो पोर्टफोलियो का संधारण है वो प्रत्येक केवल 3 के लिए नहीं होता, आपका सभी टर्म के लिए होता है, सभी टर्म में किया जाता है, सभी टर्म में किया जाता है। और टर्म कितनी होती है आपकी, 3 ही टर्म होती है, ठीक है, पहले, दूसरी और तीसरी। यहाँ पर देखो 3 टर्म में विभाजित किया गया। और ये पाठ्यक्रम का निर्धारण कौन करता है आपका, पाठ्यक्रम निर्धारण कौन करता है दोस्त, वो करता है आपका RCERT, RSCERT। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, उदयपुर द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार ही करवाई जाती है अभी ये टर्म्स, ठीक है। रचनात्मक मूल्यांकन, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा या कौन से कथन अध्यापक योजना डायरी के संबंध में सत्य है। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न कथनों में से कौन सा या कौन से कथन अध्यापक योजना डायरी के संबंध में सत्य है। प्रत्येक कक्षा में संबंधित विषय की शिक्षण योजना समीक्षा और रचनात्मक आकलन चेकलिस्ट सम्मिलित की जाती है, तो बिल्कुल की जाती है, बिल्कुल सत्य है। प्राथमिक स्तर पर कुल 7 डायरी होती है। प्राथमिक स्तर पर कुल कितनी डायरी होती है आपकी, 7 डायरी होती है। अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लें दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अध्यापक योजना डायरी के तहत प्राथमिक स्तर पर कुल कितनी डायरी होती है, तो 7 डायरी होती है, बिल्कुल राइट, ये भी बिल्कुल सत्य है। पर्यावरण अध्ययन की डायरिया केवल कक्षा 1 और 2 के लिए होती है, बिल्कुल गलत। पर्यावरण अध्ययन की डायरिया कक्षा 3 से 5 तक होती है। जो पर्यावरण अध्ययन की डायरिया है वो कक्षा 3 से 5 तक होती है। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गलत हो जाएगा। तो कौन सा संबंध सत्य है, 1 और 2 सत्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीधा पूछा भी जा सकता है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, चतुर्थ एवं व्यापक आकलन CCE अभिलेख का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताओ भाई। CCE अभिलेख का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके अंदर क्या किया जाता है, केवल अंतिम परीक्षा अंक दर्ज करना, यानी जो आपकी टर्म हुई थी, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, या तीनों टर्म के प्राप्त योगात्मक आकलन को दर्ज करना, किसका अभिलेख का उद्देश्य है आपका, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आकलन है आपका अभिलेख का मुख्य उद्देश्य है। तो तीनों टर्म में प्राप्त योगात्मक आकलन को दर्ज करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
पोर्टफोलियो के निम्न घटकों में से कौन सा सही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका, कि पोर्टफोलियो के निम्न घटकों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए प्रत्येक विद्यार्थी के किए गए कार्य के प्रतिनिधि नमूनों को व्यवस्थित करना किसके अंदर किया जाता है, आपका पोर्टफोलियो के अंदर, बिल्कुल राइट है। प्रत्येक विद्यार्थी की एक ही साझा फाइल बनाना है, नहीं गलत, सभी विद्यार्थियों की अलग अलग फाइल बनानी पड़ती है, सभी विद्यार्थियों की अलग अलग फाइल बनानी पड़ती है, अलग अलग फाइल बनानी पड़ती है या बनाना होता है, यानी एक ही फाइल के अंदर नहीं होती सारे विद्यार्थी, एक प्रत्येक बालक की एक फाइल होती है, यानी अलग अलग होती है सभी बालकों की। शिक्षक द्वारा उद्देश्यों के अनुसार नमूने का विश्लेषण और गुणात्मक टिप्पणी लिखना बिल्कुल है, प्रमुख घटक शामिल है पोर्टफोलियो के अंदर। विद्यार्थी के अधिगम में हो रहे परिवर्तनों को समझना, यानी जो इस पोर्टफोलियो के माध्यम से आप समझ सकते हो कि विद्यार्थी जो अधिगम कर रहा है उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है, उसमें कितनी समझ हुई, कितना वो आपके न्यून स्तर पर है या आपके उच्च स्तर पर है, किसके माध्यम से पता चलेगा, पोर्टफोलियो रिपोर्ट के माध्यम से ही पता चलेगा, यानी एक एक पॉइंट को उसके अंदर नोट किया जाएगा प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका, घटकों की बात करें तो पहला है, तीसरा है, चौथा है, तो पहला, तीसरा, चौथा ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है, तो राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर जाएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, शिक्षक अभिभावक बैठक कब आयोजित की जाती है, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी आपका सभी क्वेश्चन जो हमने लिए वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है, चाहे फर्स्ट ग्रेड में हो चाहे आपके लास्ट 2022 में पूछे गए क्वेश्चन हो। शिक्षक अभिभावक बैठक कब आयोजित की जाती है, सत्र के प्रारंभ में, प्रति माह, मंथली, या केवल सत्र के अंत में, केवल परीक्षा के दौरान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रति माह ये बैठक की जाती है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन ये लास्ट टाइम में पूछा गया शायद, शिक्षक अभिभावक बैठक कब आयोजित की जाती है, प्रति माह पूछी जाती है, कब होती है आपकी, प्रति माह ये बैठक होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी बैठक के अंदर आपके बच्चे को के सीखने के संबंध में रचनात्मक सुझाव लेना इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है। कौन सी के, शिक्षक अभिभावक, यानी उस बच्चे के बारे में सब कुछ समझा जाता है, शिक्षक द्वारा सब कुछ बताया जाता है कि उसका इस प्रकार विकास हो रहा है, पोर्टफोलियो में वो इस तरह से इस स्तर पर उसका सुधार हो रहा है, गुणात्मक स्तर पर इस प्रकार सुधार हो रहा है, ठीक है, उसकी दक्षता में सुधार हो रहा है, उसकी समझ के आधारित सोच के अंदर आपका सुधार हो रहा है, वो बच्चा अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, ये सारी चीज़ें बताई जाती है। प्रत्येक आप जब गवर्नमेंट टीचर बन जाओगे तो आपके साथ भी ऐसा होगा, जो प्राथमिक विद्यालय के अंदर आपको गांव से उनके माता पिता को बुलाना पड़ेगा मंथली, और उन्हें बताना पड़ेगा ये चीज़ें कि हमारे द्वारा आपके बच्चों को ये चीज़ें सिखाई गई है। तो ये सब पूरा नियमों के आधार पर होता है, कुछ विद्यालय करते भी हैं, फॉलो करते हैं नियमों को, कुछ विद्यालय नहीं करते हैं, ठीक है। जो आपके गाँव के अंदर पहले जाते हैं वो पहचान बना लेते हैं, फिर माता पिता को कभी नहीं बुलाते हैं, ठीक है। ये भी एक सरकारी जो शिक्षा के स्तर गिरने का एक प्रमुख कारण माना जाता है, क्योंकि हर रिपोर्ट माता पिता फिर ले नहीं पाते, और इतना टाइम भी नहीं होता है कि स्कूल जाए, बच्चों के बारे में पूछे, सब अपने अपने धंधों में बिजी रहते हैं। लेकिन एक बात करते हैं, क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि शिक्षक अभिभावक बैठक कब आयोजित होती है, तो प्रति माह यानी मंथली आयोजित होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ये देखो अच्छा क्वेश्चन आपका एक और, अभी पूरा का पूरा SIQE कार्यक्रम चल रहा है, उसी के अंतर्गत ये सारे सिस्टम जितने क्वेश्चन पूछे गए उसी के अंदर पूछे गए ये सारे क्वेश्चन। देखिए प्रश्न क्या अपना, SIQE के अंतर्गत CCE में बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि को दर्शाने वाले ग्रेड्स, इन दो शैक्षिक उपलब्धि दर्शाने वाले जो ग्रेड्स है दिए जाते हैं आपके ग्रेड्स, कौन सा कथन सही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है ये आपका। देखो ऑप्शन ए दे रखा है, एक बराबर एक ग्रेड आपका अपेक्षित स्तर की समझ, स्वतंत्र रूप से कार्य करने की दक्षता, तो एक ग्रेड दिया जाता है उसको, जो आपके अपेक्षित स्तर की समझ हो जिस बालक के अंदर और स्वतंत्र रूप से कार्य करने की दक्षता रखता हो, उसको कौन सा ग्रेड दिया जाता है, आपका ए ग्रेड दिया जाता है। बी ग्रेड किसको दिया जाता है, मध्यम स्तर की समझ हो और शिक्षक की सहायता से कार्य करने की दक्षता, ये आपके लास्ट टाइम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। मध्यम स्तर की समझ हो और शिक्षक की सहायता से कार्य करने की दक्षता रखता हो जो बालक होता है, उसको कौन सी आपकी बी ग्रेड, यानी खुद यदि एक साधारण भाषा में हम समझे कि खुद ही समझ लेता है कि यहाँ से ये उत्तर यहाँ पर होगा, यहाँ से ये उत्तर यहाँ पर होगा, खुद ही स्वतंत्र रूप से कार्य कर लेता है और गुरुजी को आगे दिखा देता है, ले गुरुजी मैंने आपका होमवर्क पूरा कर लिया। एक होता है मध्यम स्तर का बालक, यानी उसको बताना पड़ता है कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर इस पेज के नंबर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, और वो शिक्षक की सहायता के द्वारा, शिक्षक क्या करता है उसको सहायता करता है, तरह से बताता है उसको कि ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक कर लेना, इस प्रकार से करना, आपको इस फॉर्मेट के अंदर करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको होमवर्क करना। तो ये कौन से बालक हो जाएंगे आपको बी ग्रेड। सी ग्रेड आरंभिक स्तर की समझ हो, शिक्षक की विशेष सहायता से कार्य करना, यानी उस बच्चों को क्या करना पड़ेगा, शिक्षक को खुद पास बिठाना पड़ेगा, फिर उनको एक ही चीज़ें आपको लिखवा के तैयार करवानी पड़ेगी, यानी विशेष शिक्षक की विशेष सहायता से कार्य करना पड़ेगा उस बच्चे के लिए, तो उसको कौन सी ग्रेड दी जाएगी, आपकी सी ग्रेड दी जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, देखो SIQE
का संचालन कितने स्तरों पर बांटा गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो SIQA का संचालन कितने स्तर पर बांटा गया? केवल 1 स्तर पर, 2 स्तर पर राज्य और जिला, 3 स्तर पर राज्य, जिला और ब्लॉक पर, और 4 स्तर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 स्तरों पर बांटा गया आपके राज्य और जिला पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखो हम बात करते हैं आपके SIQE यानी स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं हम। इसको कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से में? राज्य स्तर और कौन सा आपका? जिला स्तर। याद करना। तो राज्य स्तर पर देखो कौन कौन सी समिति बनाई गई। राज्य स्तर पर समिति की बात करें तो पहले आपके परियोजना परिचालन समिति, परियोजना परिचालन समिति, दूसरी योजना की बात करें, दूसरी राज्य कार्यकारी समूह, कार्यकारी समूह बनाया गया आपकी किसके ऊपर? राज्य स्तर के ऊपर। तीसरा समूह बनाया गया आपका राज्य शैक्षिक समूह, राज्य शैक्षिक समूह। और जिला स्तर पर 2 समूह बनाए गए आपके, एक तो जिला कोर ग्रुप, जिला कोर ग्रुप कहाँ पर बनाया गया आपके? जिला स्तर पर बनाया गया। और दूसरा बनाया गया आपका जिला एकादमिक समूह, जिला एकादमिक समूह। तो सब चीज़ें याद करना दोस्तों। ये सब पूछा जा सकता है कि SIQ के अंतर्गत संचालन राज्य स्तर पर कौन सा सम्मेलन नहीं है, यानी कौन सी ग्रुप सम्मिलित नहीं है, कौन सी समिति सम्मिलित नहीं है। तो 3 ये दे दी जाएगी, 1 यहाँ से दे दिया जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा जगह पर? जिला स्तर हो जाएगा। ऐसा आ जाएगा एकादमिक समूह है। तो आपको देखो परियोजना परिचालन समिति टेस्ट के अंदर पूछा गया, एग्जाम के अंदर, फर्स्ट ग्रेड के अंदर। परियोजना परिचालन समिति, राज्य कार्य समूह, राज्य शैक्षिक समूह और एकादमिक समूह दिया हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो गया उसका? पूछा गया था कि राज्य स्तर का पर संचालित नहीं है, तो आपका एकादमिक समूह संचालित नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं टेस्ट के अंदर भी और एग्जाम में भी आ सकता है। यदि आप थोड़ा लेवल का पर्सन मानो तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखो इन योजनाओं से एक क्वेश्चन पूछा भी गया है आपका। देखो परियोजना परिचालन समिति आपकी लाइब्रेरी बैच की टेस्ट जो आपकी सीट है वहाँ के क्वेश्चन है सारे के सारे। तो परियोजना परिचालन समिति का मुख्य कार्य क्या है? कार्यक्रम की सर्वोच्च नीति निर्धारण करना और सभी प्रकार के नीतिगत निर्णय लेना ही इसका प्रमुख कार्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी परियोजना जो परिचालन समिति राज्य स्तर के ऊपर है उसका मुख्य कार्य क्या है? कार्यक्रम की सर्वोच्च नीति निर्धारण करना और सभी प्रकार के नीतिगत निर्णय लेना। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य कार्यकारी समूह यानी स्टेट वर्किंग ग्रुप का मुख्य कार्य क्या है? बताओ भाई। देखो परियोजना परिचालन समिति के निर्देशानुसार SIQE कार्यक्रम की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों का प्रबंधन करना किसका कार्य है आपका? बताओ भाई। राज्य कार्यकारी समूह का कार्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य शैक्षिक समूह स्टेट एकेडमिक ग्रुप के संबंध में सत्य कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है भाई? अच्छा क्वेश्चन पूछा गया आपका स्टेट एकेडमिक ग्रुप के बारे में, राज्य शैक्षिक समूह के बारे में। यह समूह निर्देशक RSCERT की अध्यक्षता में गठित होता है, बिल्कुल होता है, और समस्त शैक्षणिक तकनीकी मुद्दों के लिए शीर्ष निकाय है, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला ये बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जिला कोर ग्रुप के निम्न घटकों में से कौन सा सही है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया ये भी आपका। जिले में SIQE कार्यक्रम का नोडल प्रभारी ADPC होता है। क्या बिल्कुल होता है आपका? ADPC होता है, बिल्कुल राइट। ADPC होता है, अच्छा क्वेश्चन है। ADPC का चयन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाता है। तो ADPC का चयन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता, ठीक है। सीधा क्वेश्चन आपको गलत हो जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है आपका? जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा। जिला कोर ग्रुप जिले में कार्यक्रम की प्रत्येक गतिविधि का संचालन करता है और रिपोर्ट क्या करता है? बिल्कुल राइट। ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक कोर ग्रुप का निर्माण किया जाता है, बिल्कुल राइट। ब्लॉक स्तर पर किसका निर्माण किया जाता है आपका? ब्लॉक कोर ग्रुप का निर्माण किया जाता है, बिल्कुल राइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1, 3, 4। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात है? इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आपके सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपकी। जिला एकादमिक समूह यानी डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप की बात करें तो मुख्य कार्य क्या है? तो जिले में होने वाली विषयाधारित कार्यशालाओं का अवलोकन करना, आदर्श विद्यालयों की मॉनिटरिंग करना और कक्षा प्रतिक्रियाओं का बेहतर बनाना ही इसका मुख्य कार्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये देखिए SIQE यानी स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन परियोजना के क्रियान्वयन में निम्न में से कौन सी संस्थाएं शामिल है? कौन सी संस्थाएं शामिल है इसके अंदर? बताओ भाई। तो निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, ये बिल्कुल शामिल है। इसका काम क्या है आपका? निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, इसका काम क्या है? परियोजना का संचालन और समन्वय करना।
परियोजना का संचालन तथा समन्वय करना क्या उद्देश्य। RSCRT उदयपुर, ये भी आपकी परियोजना में शामिल है, बिल्कुल संस्था, बिल्कुल राइट। इसका काम क्या है आपका, अकादमिक कार्य तथा डाइट की क्षमता वर्धन करना। वर्धन करना। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि RSCRT उदयपुर की बात करें, अकादमिक कार्य तथा डाइट की क्षमता वर्धन करना। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर, इसका काम क्या है, शैक्षिक समर्थन किसके द्वारा दिया जाता है आपका, राजस्थान स्कूल परिषद जयपुर द्वारा किया जाता है। प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम की रूपरेखा, प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, रूपरेखा तैयार करना, तैयार करना। ये किसका काम है आपके, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर का कार्य है। निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की बात करें तो परियोजना संचालन तथा समन्वय करना, परियोजना का SIQ के अंदर। RSCRT उदयपुर यानी अकादमिक कार्य तथा डाइट की क्षमता का वर्धन करना, ठीक है। ये किसका काम है आपके, RSCRT उदयपुर का काम है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर की शैक्षिक समर्थन, प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना। और बौद्ध शिक्षा समिति व यूनिसेफ, इसका काम क्या है, तकनीकी एवं वित्तीय समर्थन कौन देता है आपका, बौद्ध शिक्षा समिति और आपके यूनिसेफ द्वारा आपकी तकनीकी एवं वित्तीय समर्थन प्रदान करना, एवं वित्तीय समर्थन प्रदान करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर पूछा गया क्वेश्चन था क्या था हमारा, SIQ परियोजना के क्रियान्वयन में इनमें से कौन सी संस्था शामिल है, तो निदेशालय शामिल है आपके, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की बात करें बीकानेर, RSCRT उदयपुर, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर और बौद्ध शिक्षा समिति यूनिसेफ चारों के चारों ऑप्शन शामिल है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, जिला स्तर पर SIQ कार्यक्रम के सफल संचालन में किन संस्थाओं का समन्वय जरूरी है, कौन सी संस्थाओं का समन्वय जरूरी है, तो जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय, जिला कार्यालय, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद और डाइट। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला शिक्षा कार्यालय यानी माध्यमिक के प्रमुख कार्यों में कौन कौन से सही है, कौन से सही है बताओ भाई। देखो, सभी प्रशासनिक कार्य करना, जैसे दक्ष शिक्षकों के मासिक बैठकों, प्रशिक्षण व कार्यशालाओं में उपस्थित हेतु निर्देश करना और उपस्थित करना, बिल्कुल। प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापकों की मासिक बैठक आयोजित करने में प्रशासनिक मदद करना किसका कार्य, जिला शिक्षा कार्यालय का प्रमुख कार्य है। सभी स्कूलों में विद्यार्थी व शिक्षक अनुपात सुनिश्चित करना भी किसका कार्य है, आपके जिला शिक्षा कार्यालय का प्रमुख कार्य है। तो उपरोक्त सभी आपके राइट आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे दोस्तों, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, इनमें से कौन सा कथन जिला कार्यालय राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की भूमिका के लिए असत्य है, असत्य कथन पूछा है हमें। देखो, प्रशिक्षण व कार्यशालाओं के लिए आवश्यक नियोजन और सामग्री और वित्तीय व्यवस्था करना किसका काम है आपका, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद का यानी भूमिका है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल कार्य, बिल्कुल सत्य है। स्कूलों को मॉनिटरिंग व संबल प्रदान करना भी किसका कार्य है, आपके राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद का कार्यालय, बिल्कुल सत्य है। शिक्षकों की प्रशासनिक समस्याओं का निराकरण करना भी किसका कार्य है, आपके जिला कार्यालय राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद का कार्य है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य, इसकी भूमिका होती है। केवल विद्यार्थियों के अंकों का मूल्यांकन करना इसका कोई काम नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा असत्य कथन, ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन है, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट और जिला समर्थन अध्येता DSF के प्रमुख कार्यों में कौन से सही है, तो मास्टर ट्रेनर तैयार करना और शिक्षक प्रशिक्षणों का अवलोकन कर उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करना, बिल्कुल राइट। सभी प्रशिक्षणों में CCE पद्धति को शामिल करना, अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना और DSF के माध्यम से जिला स्तरीय संस्थानों का सहयोग सुनिश्चित करना भी इसका प्रमुख कार्य है, बिल्कुल सत्य है। तो तीनों के तीनों आपके राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य है प्रमुख कार्यों के अंदर। तो राइट आंसर क्या जगह, उपरोक्त सभी। तो
तो ये पूरे का पूरा किससे संबंधित आपका SIQ यानी स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन से संबंधित जितने क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे के सारे आपको यहाँ पर करवाएंगे दोस्तों। यानी हम कलाम बुकलेट की बात करें तो पेज नंबर 7 तक हम कर चुके हैं। आपकी बुकलेट को 30 पेज में से 7 पेज हम आज कवर कर चुके हैं बहुत ही शानदार तरीके से, अच्छे से। एक एक क्वेश्चन के माध्यम से किस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है, किस प्रकार क्वेश्चन आपको पूछा गया है, वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने लिए। कलाम लाइब्रेरी बैच की टेस्ट की सीट के क्वेश्चन लिए, फर्स्ट ग्रेड की जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो लिए, लास्ट टाइम आपके 2022 में पूछे गए क्वेश्चन थे वो आपको लिए। कल से हम कार्यक्रम पढ़ेंगे, जैसे आपको कल की अपनी क्लास होगी उसके अंदर हम कार्यक्रम शुरू कर देंगे। कार्यक्रम पढ़ेंगे, जैसे पहला कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे हम आपके स्माइल कार्यक्रम से। किससे शुरुआत करेंगे हम? स्माइल से शुरू करेंगे, ठीक है। जो आपका पूरा नाम सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट से इसकी शुरुआत होगी और बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपका SIQ से पूछा जाता है, एक क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा जाता है। तो लास्ट वाली क्लास कल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। कल आप इस क्लास को तो कल तो क्या कंप्लीट होगी, परसों ये क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएगी। देखते हैं कल कितने क्वेश्चन कर पाते हैं उसके हिसाब से, क्योंकि एक एक पॉइंट को हमें समझना है, एक एक कार्यक्रम को हमें समझना है। यहाँ पर तो हम सभी करेंगे, एग्जाम के अंदर तो एक क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन यहाँ पर तो हमें पूरे कार्यक्रम पढ़ने होंगे, तो सारे क्वेश्चन करेंगे MCQ के माध्यम से। तो पढ़ लेना दोस्तों, इसकी बुकलेट आपको मिल ही चुकी है। अपने पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर चैनल की बात करें तो चैनल टेलीग्राम के ऊपर आपकी बुकलेट मिल चुकी है आपको, वहाँ पर आपको पूरी थ्योरी दी हुई है। आप पढ़ लेना, पढ़ने के बाद MCQ आकलन हमारे साथ जुड़कर और अपने आकलन कर सकते हो, आप लाइव आंसर दे सकते हो। साथ साथ आपको आंसर देने आपने दिए भी होंगे ताकि आपका आकलन खुद का हो सके। जो पढ़ा है वहाँ से कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो सारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ इसको समाप्त करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन कैसे लगे आपको, थोड़े से बोरिंग मत हो जाना, ऐसे क्वेश्चन होते हैं आपके SIQ से, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई ज्योग्राफी नहीं है, तो यहाँ पर आपको समझाना पड़े। लेकिन यहाँ से कथन वाले क्वेश्चन, सही वाले क्वेश्चन, कार्य वाले क्वेश्चन, मुख्य कार्य क्या है आपका, इस प्रकार क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं। साथ साथ आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो सारे के सारे। यहाँ तक की बात करें, कलाम की बुकलेट का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, कलाम बुकलेट है इन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर आधारित होती है। जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको टॉपिक आपको कलाम बुकलेट के अंदर जरूर मिलेगा, उसकी व्याख्या के साथ मिलेगा। एनालिसिस यानी आगे पीछे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके आसपास का क्वेश्चन बनेगा, वो आपको कलाम की बुकलेट के अंदर मिल जाएगा दोस्तों। तो इसके साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।